पीयूसी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम गोगटे पीयू कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करते हैं। जैसे कि हिंदी की पहली कक्षा में डॉक्टर सूरज लोकापुर सर जी ने आपको हिंदी भाषा का महत्व एवं उपयोग और हमारी पीयूसी प्रथम वर्ष के सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी है तथा उसके अनुसार मैं डॉक्टर कलावती सामरेकर आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक में से द्वितीय सोपान यानी सेकेंड सेक्शन पद्य भाग तथा पद्य भाग में से आधुनिक कविताएं और मध्ययुगीन कविताएं सिखाने जा रही हूँ। जैसे कि हिंदी कक्षा को शुरू करने से पहले हमने हिंदी के उपयोग के बारे में और हिंदी के महत्व के बारे में चर्चा सर आपके साथ कर चुके हैं, पर मैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा का महत्व इस विषय पर कुछ बातें आज पहली कक्षा में करूँगी और इसके बाद हम सीधे हमारे पाठ्यक्रम की ओर आएंगे। जैसे कि हिंदी भाषा का महत्व, सबसे पहले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स लिए हुए हैं ताकि आपको, कई लोगों को ये सवाल रहता है कि हिंदी ही क्यों लेना है, क्यों पढ़ना है, आफ्टर 10th 10वीं कक्षा के बाद हमें भाषा क्यों पढ़नी है, ऐसे कई सवाल आपके मन में आते होंगे। तो इसीलिए हम धीरे धीरे इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज पहली कक्षा में आपको मैं कुछ सामान्य बातें जो हिंदी भाषा के बारे में है या हिंदी भाषा के जो जिन कवियों को, जिन पोएम्स को या पोइट्स को हम पढ़ने वाले हैं, उन लोगों के बारे में जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपकी सहूलियत के लिए मैंने बीच बीच में थोड़े बहुत अंग्रेज़ी शब्दों का अनुवाद भी मैं करती रहूँगी, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी अंग्रेज़ी मीडियम से होते हैं और उनको कई बार दुर्दैवता से हिंदी भी अंग्रेज़ी में बताने की आवश्यकता होती है। तो खैर कोई बात नहीं, हम बीच बीच में आपको दोनों अनुवाद बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में से एक है। तो सबसे पहले कि हम बोलते हैं कि कई बार कई लोगों को हिंदी में बातचीत करना या कुछ लिखना आजकल बहुत ही उनको हेजिटेंट फील होता है, पर क्या ये इंटरेस्टिंग बात आप जानते हैं कि पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक बोले जाने वाली जितनी भी भाषा है उन भाषाओं में से हिंदी भी एक है। जैसे कि हिंदी अब केवल भारत में ही नहीं बोली जाती, वो चारों तरफ फैल चुकी है। जैसे कि हम आज नौकरी करने के लिए, अच्छे पद पर काम करने के लिए या कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर काम करने के लिए हम उत्सुक हैं और उस हिसाब से हम कई जो है फॉरेन लैंग्वेजेस, कई विदेशी भाषाएं पढ़ते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। तो वैसे ही आज हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए कई विदेशी लोग भी उत्सुक हैं, और जैसे कि जर्मन, फ्रेंच या अन्य चाइनीज़ लैंग्वेज जो आज बहुत ही चाह से बहुत ही पॉपुलर हो रही हैं, वैसे हिंदी भाषा को भी पढ़ा जाता है। उसके लिए कई व्यावसायिक या कई आर्थिक कारण भी है, क्योंकि जिस तरह से भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, उस देश में बहुत सारे रोज़गार, बहुत सारे व्यवसाय व्यवहार के भी उपलब्धि है और उस कारणवश आज पूरे विश्व की नज़र हमारी ओर है। और इसीलिए यहाँ पर अगर हमें उन लोगों को कोई बिज़नेस करना हो, विदेशी लोगों को, या यहाँ नौकरी या यहाँ पर कोई
अन्य कारण की वजह से वो आना चाहते हैं तो भारत में हिंदी सीखना थोड़ा बहुत आवश्यक ही लगता है, क्योंकि यहाँ के सामान्य व्यक्ति से जुड़ने के लिए हमें यहाँ की भाषा आनी चाहिए। तो इसीलिए विश्व भर में जितनी भाषाएं सीखी जाती हैं नए तौर पे, उनमें से हिंदी भाषा एक मानी गई है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, हिंदी संस्कृत भाषा का सरल अनुवाद है। आप तो सब जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। जितनी भी भाषाएं हमें दिखाई देती है भारतवर्ष में, क्योंकि हमारा देश जो है विविधताओं में एक है, हम ये जानते हैं। जितने राज्य हैं उतनी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। मैं तो कहती हूँ कि उतनी भाषाएं, एक ही राज्य में अनेक भाषाएं भी बोली जाती है। गांव में अलग भाषाएं हैं, शहरों में अलग भाषाएं हैं, है ना। जैसे जैसे जगह बदलती जाती है, जैसे जैसे जगह स्थानांतरण इंसान का होता है, वैसे वैसे भाषा भी बदलती हुई हम देखते हैं। तो संस्कृत से सीधे सीधे इसको ट्रांसलेट किया गया है, ये इस भाषा का महत्व है। संपूर्ण दुनिया में, अगला पॉइंट है, संपूर्ण दुनिया में ऐसा कोई देश ही नहीं जहाँ हिंदी भाषा न बोली जाए। इसकी और एक वजह क्या हो सकती है बताइए? मतलब हाँ, आप जान सकते हैं, क्योंकि भारतीय लोग संख्या में ज़्यादा है और भारतीय लोग जो है विदेशों में नौकरी करने के लिए, व्यवसाय व्यवहार के लिए रचे बसे हैं, और वहाँ पर तो ये लोग अपनी भाषा का उपयोग करते ही हैं, पर सीखने के दृष्टिकोण से आज भी जो है ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर हिंदी भाषा न बोली जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जापान में जो यूनिवर्सिटीज़ है, टोक्यो यूनिवर्सिटी या अन्य वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को बाकायदा पढ़ाया जाता है और वहाँ के लोग जो है पूर्ण रूप से ऑफिशियली हिंदी सीखते हैं और सामान्य तरीके से वार्तालाप भी कर सकते हैं। इस तरह से इस भाषा का महत्व देश में ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है, और ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर हिंदी भाषा जानी न जाती हो। हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। मैंने ये बीच में क्यों लिया है पॉइंट, क्योंकि हम सबको ये पता है। और राष्ट्रभाषा क्या है, क्यों बोली जाती है राष्ट्रभाषा, जैसे कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप चाइना ले लीजिए, जैसे कि रशिया ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, ऐसे कई देश जो है उनमें आप अगर गौर करके देखेंगे, ये सभी देश जो है महान शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और उनको अगर हमने स्टडी किया जाए तो भाषा से रिलेटेड, मैं बोल रही हूँ कि लैंग्वेज से रिलेटेड अगर स्टडी की जाए तो वहाँ की भाषा बोली जाने वाली भी एक है, पढ़ने के लिए भी वही भाषा का उपयोग किया जाता है और व्यवहार व्यवसाय भी एक ही भाषा में किया जाता है। तो इसीलिए वो जो देश है उसकी प्रगति में चार चांद लगे हुए हैं। हमारे देश की बात क्या है, हमारे देश में जितने राज्य हैं उतनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और उन अलग अलग भाषाओं को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम जो था हमारे पास वो हिंदी, और इसीलिए हिंदी का उपयोग हमें करना चाहिए। इसीलिए किसी भी देश को, जैसे कि राष्ट्र पक्षी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय प्राणी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, तो एक चिन्ह है राष्ट्र का, वैसे ही राष्ट्र की भाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी देशवासियों को एक दूसरे में जोड़े रखती है। जैसे कि उदाहरण के लिए रशिया में अगर कोई व्यक्ति मेडिकल भी पढ़ना चाहे या इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे या कॉमर्स जैसे आप पढ़ रहे हैं या साइंस जैसे आप पढ़ने आए हो यहाँ पर, तो वो सभी विषय उनको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, फॉर एग्ज़ाम्पल रशियन, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में उनको
वहाँ पर उपलब्ध है, इसीलिए वे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि आपकी जो कोई भी मातृभाषा है, जैसे आपकी माँ ने जो आपको भाषा सिखाई, आपके घर में जो भाषा आप सीखते हैं, वही भाषा अगर उसी भाषा में अगर आपको कॉमर्स पढ़ने के लिए मिल जाए, साइंस पढ़ने के लिए मिल जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। ग्रास्पिंग आपका फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको अंग्रेज़ी से ही पहले लड़ना पड़ेगा कि अकाउंटेंसी में मैडम क्या कह रही है, बिज़नेस स्टडीज़ में क्या सिखाया जा रहा है। कई शब्दों से पहले कुछ लोगों को लड़ना पड़ेगा और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद समझना और उसके बाद पढ़ाई। तो ये झंझट ही ना होता मेरे ख्याल से अगर हमारी राष्ट्रभाषा पूर्णतया हिंदी होती, है ना। तो ये केवल उदाहरण के लिए इस पर सोच कर देखिए। अगला पॉइंट है, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको समझना काफ़ी बाकी हर भाषा से काफ़ी सरल है, सबसे सरल है। तो हिंदी भाषा बहुत ही सरल है। यहाँ पर अगर मैंने किसी से पूछा होता पहली क्लास में, मैं यूजुअली पूछती हूँ कि आपने हिंदी ऑप्शन क्यों लिया, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम बहुत ही इजी है। और ये उसकी सरलता, इजी यानी उसकी जो सरलता है, लिखना पढ़ना, उसमें एक्सप्रेस करना, ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम विद्यार्थी, मैक्सिमम छात्र जो हैं इसको प्रेफर करते हैं। तो वैसे ही दुनिया में ये प्रूफ हो चुका है कि हिंदी भाषा समझने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही सरल है। आज के समय में हिंदी विश्व की 5 सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है। जो 5 महत्वपूर्ण भाषाएं बोली जाती है उन सब में हिंदी भी एक है। ये मैंने कुछ जनरल बातें आपको बताई क्योंकि पहला क्लास है, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको होंगे। तो वैसे तो इंटरेक्शन हमारा बहुत अच्छा होता है पहली क्लास में, पर हमें पता है कि इस वैश्विक महामारी के कारण हमें पाठ पढ़ने का या कक्षा चलाने का ये नया तरीका अपनाना पड़ा है, जो ग्लोबली सभी लोग, विश्व में सभी लोग फेस कर रहे हैं। विश्व में सभी लोग इस महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे समय में विद्यार्थियों का घर पर रहकर पढ़ना यही बहुत ही सेफ माना जाता है। तो ऐसे समय में हम कक्षा में बैठकर नहीं, पर वैसे ही इंटरेस्ट के साथ, वैसे ही अलग अलग विषयों को लेकर रोज़ बात किया करेंगे। तो इसीलिए मैंने शुरुआत का जो हमारी जो चर्चा है वो हिंदी भाषा पर हो, ऐसे मुझे लगता है। तो इसके बाद हम देखेंगे मध्ययुगीन काव्य जो हमें पढ़ना है। तो मध्ययुगीन काव्य क्या है, ये सब लोगों के मन में अभी प्रश्न आया होगा। आपको ये बताना मैं भूल गई कि आपके पास पीयूसी फर्स्ट ईयर की हिंदी पुस्तक अगर अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा होगा हमें पढ़ने के लिए। अगर नहीं है तो आप ख़रीद लीजिए, या अगर आपको कई दुकानों में अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल पर भी अगर चेक करेंगे तो ये पुस्तक आपको मिल सकती है। पुस्तक का नाम है साहित्य वैभव और प्रथम पीयूसी हिंदी पाठ्य पुस्तक। टेक्स्ट बुक एज वेल एज वर्कबुक, ऐसे दोनों बुक्स आपको खरीदने हैं। और जैसे जैसे आपको पाठ पढ़ाए जाएंगे वैसे वैसे उसमें देखकर आप अपने घर में होमवर्क करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए साहित्य वैभव प्रथम पीयूसी हिंदी पाठ्यपुस्तक करके ये पुस्तक जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये आपको मिल जाएगी। तो इसका ऐसा डाउनलोड किया हुआ रूप आपको मिलेगा। तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए अगर पुस्तक अवेलेबल नहीं है। तो अनुक्रमणिका हम देखेंगे। अनुक्रमणिका में देखिए प्रथम सोपान गद्य भाग, द्वितीय सोपान पद्य भाग। ये जो पद्य भाग है सीधे मैं उस पर आऊँगी क्योंकि ये भाग मैं पढ़ा रही हूँ। जैसे
इसमें मध्ययुगीन काव्य है। मध्ययुगीन काव्य यानी क्या, इस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। जैसे कि हिंदी भारत ही नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, यह अभी अभी हमने जाना। तो हर भाषा का कोई ना कोई इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है। जैसे कि आपने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो वैसे ही हर लैंग्वेज को अपनी एक हिस्ट्री पढ़ी है, यानी हिंदी भाषा को भी अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक इतिहास है। तो उस इतिहास के अनुसार हिंदी भाषा कैसे शुरू हुई, किस तरह से वो आगे बढ़ी, उसका विकास कैसे हुआ, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। और ये बहुत ही बड़ी स्टडी है, बहुत ही बड़ा अभ्यास है ये। पर ये यहाँ पर जानना उचित नहीं है, पर हम आगे इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि मध्ययुगीन काव्य यानी क्या। हिंदी साहित्य का इतिहास देखा जाए तो प्राचीन काल से ही हिंदी भाषा विभिन्न धर्मों और उसके अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण रही है। जैसे कि साथ ही साथ अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी संत कवियों ने समाज में क्या साबित किया है कि भाईचारा होना चाहिए, मेल जोल, और ऐसे कई संस्कार जो है वो सारे इस भाषा के ज़रिए आगे बढ़ाए हैं। इनमें भी मध्ययुगीन कवियों का एक बड़ा योगदान माना जाता है। हिंदी साहित्य के जो कवि हैं, उदाहरण के लिए कौन से, यहाँ पर आप अनुक्रमणिका में देख रहे हैं, कबीर दास है, तुलसीदास है, मीराबाई है ना। तो शरण वचनामृत जो अल्लम प्रभु, बसवेश्वर, अक्का महादेवी, ऐसे कवि जो है, या रीतिकालीन कवि है रसखान। तो इस तरह के कवि जो है उन्होंने क्या किया है, हमारे समाज में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को आगे बढ़ाया है और भाषा को और उम्दा और अच्छा और ऊंचा रूप देने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य इन संत कवियों ने किया है। आज हम ऐसे ही कवियों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कबीर दास जी को हम पढ़ेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कवियों को हम देखने वाले हैं। तो आप वैसे तो इन नामों से आप परिचित होंगे, जैसे कि सूरदास है, यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए नहीं है, सूरदास है, रहीम है, रसखान है, ऐसे कवियों के बारे में आपने सुना होगा। और इन कवियों को आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। कन्नड़ विषय जिन्होंने पढ़ा है 10वीं कक्षा तक, तो उनको पता है होगा कि अक्का महादेवी के बारे में या बसवेश्वर जी के बारे में, जो कि कर्नाटक के संत कवि हैं, उनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। और यहाँ पर कबीर दास के कुछ दोहे, तुलसीदास के कुछ दोहे 10वीं कक्षा के सिलेबस में हैं, ये मेरी जानकारी है। तो इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह साबित किया है कि साहित्य से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते थे ये सभी संत कवि, और इन्होंने अपनी रचनाओं का बीज बोया है और उसका फल वर्तमान से लेकर भविष्य तक मिलता रहने वाला है। ऐसे कवियों के बल पर हिंदी या कोई भी भाषा जो है समृद्ध होती है। समृद्ध होना यानी संपन्न होना। तो ऐसे ये मध्ययुगीन कवि। और इसके बाद है आधुनिक कविताएं। तो कुल मिलाकर 5 मध्ययुगीन कविताएं हम पढ़ेंगे और उसके बाद 8 जो है आधुनिक कविताएं हम पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक कविताओं की चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। तो आशा है आपको समझ में आ रहा है। अगली क्लास में हम कबीर दास के दोहों से कक्षा का आरंभ करेंगे। धन्यवाद।